मियोसिस सेल डिवीजन यानी अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन। तो देखिए मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है ये कहाँ पर होता है? मियोसिस सेल डिवीजन ये जनन अंग की कोशिकाओं में होता है, यानी जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं उनकी कोशिकाओं में ये क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। जैसे कोई एक सेल है जिस जो कैसी है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? मियोसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 46 जो डिप्लॉयड सेल होती है वो डिवाइड होकर क्या बन जाती है? यहाँ पर 23 यहाँ पर आ जाते हैं और 23 यहाँ पर गुणसूत्र आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पर हमने जो माइटोटिक आपको पढ़ाया था उसमें 46 गुणसूत्र थे, मदर सेल में भी और डॉटर सेल में भी। लेकिन यहाँ पर मियोसिस में क्या होता है? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। यहाँ पर डिप्लॉयड जो सेल होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाती है? हैप्लॉयड हो जाती है। ठीक है, इसे हम हैप्लॉयड कहते हैं इनको। तो गुणसूत्र की संख्या हैप्लॉयड हो जाती है और यहाँ पर सिर्फ एक ही बार क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन। जो मदर सेल होती है उसमें सिर्फ एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इसमें डिवीजन जो होता है वो 2 बार होता है। फिर से ये डिवाइड होती है, 23 यहाँ पर, 23 यहाँ पर, फिर से ये डिवाइड हो जाती है। ये मियोसिस फर्स्ट में प्रक्रिया होती है, क्योंकि मियोसिस जो होता है वो 2 भागों में होता है। मियोसिस फर्स्ट में डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल में बदलती है, और मियोसिस जो सेकंड होती है उसमें हैप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल ही बनती है। सब हैप्लॉयड सेल्स हैं। ठीक है, तो हैप्लॉयड सेल हमारी बॉडी में कौन सी होती है? शुक्राणु व अंडाणु। ये मेल में पाया जाता है, फीमेल में ये होता है। ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु कैसी होती हैं? हैप्लॉयड सेल्स होती हैं। ठीक है, फिर ये हैप्लॉयड यानी 23 यहाँ इसमें गुणसूत्र होते हैं, 23 इसमें गुणसूत्र हैं, फिर बाद में क्या बन जाता है? 46 गुणसूत्र यानी संतान बन जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? जो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। तो देखते हैं मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, मियोसिस सेकंड क्या होता है। तो इसे हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, आप कह सकते हो कम हो जाती है। और माइटोटिक को हम क्या कह देते हैं? इक्वल डिवीजन कह देते हैं, यानी इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या मदर सेल से डॉटर सेल में समान ही रहती है। यहाँ पर मदर सेल से डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या आधी आधी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है और क्रोमोसोम्स नंबर कैसे होते हैं? हाफ हो जाते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, आधे आधे हो जाते हैं। और डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, विभाजन 2 बार हो जाता है। देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं पर होता है मदर सेल में। ठीक है, मदर सेल में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इसमें डिवीजन एक बार ये डिवाइड हो जाती है, एक बार फिर से डिवाइड हो जाती है। तो ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में ये डिवाइड होती है, 2 बार डिवाइड होती है और एक बार सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार, विभाजन 2 बार। इस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड इसके टाइप होते हैं। और ये कहाँ होता है? जननांगों की जो कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जननांगों की जो कोशिकाएं होती हैं, जननांग कौन से? देखिए शुक्राणु और अंडाणु होती है, ये हैप्लॉयड सेल्स होती हैं, इसमें ही ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और इसकी जो खोज की थी, मियोसिस सेल डिवीजन की जो खोज की थी वो किसने की थी? फार्मर एंड मुरे। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फार्मर एंड मुरे। इन्होंने 1905 ईस्वी में बताया था कि जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या इसकी अवस्थाएं होती हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मियोसिस के कुछ टाइप होते हैं, टाइप ऑफ मियोसिस। ओके, तो मियोसिस फर्स्ट एक होता है, एक सेकेंड होता है। हमने आपको बता ही दिया कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? जो डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल में बदलती है, ये जनन की कोशिकाओं में होता है, यानी जर्म सेल्स में होता है। और मियोसिस सेकंड इस प्रकार से बनती है, हैप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, जो मियोसिस फर्स्ट है उसको यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है, और मियोसिस सेकंड को भी 4 भागों में बांटा गया है। मियोसिस फर्स्ट को हम प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट में बांटते हैं। इसको यहाँ पर सेकंड लगा देते हैं, फिर ये बढ़ जाता है। मियोसिस सेकंड को यहाँ पर सेकंड लगा देना है, और मियोसिस फर्स्ट को यहाँ पर फर्स्ट लगा देना है। तो देखिए सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट को देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसके टाइप के कौन कौन से होते हैं।
मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, जो डिप्लॉइड सेल होती है वो हैप्लॉइड सेल में चेंज हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से डिप्लॉइड सेल जो होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो हैप्लॉइड सेल में चेंज हो जाती है। इसीलिए इसमें जो क्रोमोसोम की नंबर होती है वो हाफ हो जाती है। देखिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है और क्रोमोसोम्स एक ही बार डिवाइड होते हैं। तो ये होता है मियोसिस फर्स्ट के बारे में। अब हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है ये किस प्रकार से होता है, मेटाफेज फर्स्ट किस प्रकार से होता है, एनाफेज फर्स्ट किस प्रकार से होता है, और ये काफ़ी सरल है, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट को यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। ये सबसे बड़ा स्टेज होता है। पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, तो चौथा है डिप्लोटीन और यहाँ पर 5वां है डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज फर्स्ट के बाद एक और स्टेज आती है जिसे हम इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज आपने किसमें पढ़ी थी, माइटोटिस में पढ़ी थी। तो इंटरफेज यहाँ भी होती है। इंटरफेज बात को समझिए हमारी, कि जो इंटरफेज होती है मियोसिस फर्स्ट में होती है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोफेज फर्स्ट है इसका लेप्टोटीन जो स्टेज है इसको हम देख लेते हैं। तो लेप्टोटीन को समझने से पहले आपको इंटरकाइनेसिस यानी इंटरफेज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इंटरफेज क्या होती है। इंटरफेज में जो गुणसूत्र होते हैं वो धागे नुमा संरचना होती है उसकी। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो इंटरफेज से होकर फिर ये होता है, यानी इंटरफेज इसमें होता है, फिर ये बाद में लेप्टोटीन स्टेज आती है। तो लेप्टोटीन स्टेज में भी ये धागे नुमा थोड़ी सी संरचनाएं होती हैं और ये सेंट्रियोल होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और साथ में न्यूक्लियोलस भी होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये धागे नुमा होते हैं, फिर बाद में ये कंडेंस होकर इस प्रकार के मोटे हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये क्रोमेटिड ही अभी कहेंगे इनको। इसमें जो सेंट्रियोल है वो भी उपस्थित होता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी उपस्थित होती है और जो न्यूक्लियस होता है वो भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें ये कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम से, फिर इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो ये क्रोमेटिड होते हैं, इस प्रकार के दिखाई देते हैं और ये पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। पास पास आना स्टार्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर करना है। तो ये यहाँ पर पास पास आते हैं कौन से एंजाइम की मदद से, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स एंजाइम की मदद से ये पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। और पैकेटीन अवस्था में क्या होते हैं, ये एकदम पास आ जाते हैं और इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर इसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, जिसके कारण जो संतानें होती हैं उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। देखिए एक्सचेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक्सचेंज हो गया, इसका पार्ट यहाँ पर चला गया, इसका पार्ट यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से ये एक्सचेंज हो जाता है। और ये किसकी मदद से एक्सचेंज हो पाता है, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स एंजाइम की मदद से ये एक्सचेंज हो पाता है। क्यों एक्सचेंज होता है ये, क्योंकि वेरिएशंस इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, संतानें जो होती हैं उसमें भिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये पैकेटीन की अवस्था के बारे में हो गया। अब यहाँ पर यदि हम डिप्लोटीन अवस्था में देखें तो डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है, देखिए डिप्लोटीन अवस्था में ये सेल मेम्ब्रेन है और इसमें क्या होती है, जो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो उपस्थित है, लेकिन डिप्लोटीन अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसअपेयर होने लगती है, यानी नष्ट होने लगती है। और जो केंद्रिका होती है वो भी डिसअपेयर होने लगती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स होता है वो भी कम होने लगता है। ठीक है, वो भी कम होने लगता है क्योंकि इसका काम तो हो गया। इसका काम क्या था, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर कराना। ठीक है, वो तो उसका काम हो गया, तो वो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स भी धीरे धीरे गायब होने लगा है। और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ रह जाता है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ रह जाता है और ये किस प्रकार का दिखाई देता है, एक्स आकार का दिखाई देता है। ठीक है, एक्स आकार का दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉजमेटा कहते हैं। यदि परीक्षाओं में पूछा जाए कि कॉजमेटा किस अवस्था में दिखाई देता है तो आप कहेंगे कि मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, डिप्लोटीन अवस्था में काइजमेटा दिखाई देता है, जो कि एक्स शेप का होता है। ठीक है, और ये टर्मिनेशन पर उपस्थित होता है, यानी सबसे अंतिम पार्ट पर उपस्थित होता है। इस प्रकार से ये डिप्लोटीन अवस्था में होता है। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अभी हम थ्योरी को आपको बताएंगे तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, डाइकाइनेसिस में ये वाला पार्ट भी हट जाता है, यानी जो कैजमेटा यहाँ पर बना था ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो इस प्रकार के सेपरेट हो जाते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होती है वो भी डिसअपेयर हो जाती है। और यहाँ पर भी सेंट्रियोल, यहाँ पर जो सेंट्रियोल होते हैं वो यहाँ पर अपोजिट पोल पर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट तरीके से ये अपोजिट पोल पर चले जाते हैं और क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। डाइकाइनेसिस में ये प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, फिर हम मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत ही सरल है, बस आपको ये पता होना चाहिए लेप्टोटीन और जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में क्या क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूंगा, जब तक
तक आप थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होती है और प्रोफेज फर्स्ट होने से पहले इंटरकाइनेसिस होती है, यानी इंटरफेज होती है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट होने से पहले इंटरफेज होती है। इंटरफेज में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल होता है, क्रोमेटिन होते हैं वो धागे नुमा होते हैं, वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरफेज में ये प्रक्रिया हो जाती है, फिर बाद में ये प्रक्रिया चालू होती है यहाँ से। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहीं पर जानकारी होती है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते वाले हैं कि इसका जो थ्योरी है वो किस प्रकार से लिखा गया है। थ्योरी वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, वही थ्योरी है इसकी। तो देखिए लेप्टोप्रोटीन में क्या होता है, जो क्रोमेटिन होते हैं वो धीरे धीरे संघनित हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेप्टोप्रोटीन अवस्था में। ओके, और जाइगोटीन क्या होता है, जाइगोटीन अवस्था में आप देख पा रहे होंगे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो या तो आप कह सकते हो क्रोमेटिड जो होते हैं वो पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। किसकी मदद से, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की मदद से। और ये पास पास आते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, जब क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स आपको दिख पा रहे हैं, जब ये पास पास आते हैं तब हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। ओके, अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, जिससे ये पैर होते हैं, जिससे ये आपस में जुड़ते हैं, आपस में पैर होते हैं, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है या कौन सा एंजाइम होता है, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, जिसकी मदद से ये जुड़ पाते हैं। यदि साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स एंजाइम नहीं होगा तब ये जुड़ नहीं पाएंगे, और जुड़ नहीं पाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा तो संतानों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, पैकेटीन। पैकेटीन अवस्था क्या होती है, पैकेटीन अवस्था काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको बताया पैकेटीन अवस्था में क्या होता है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, किसकी मदद से, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की मदद से, और इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। अब हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट आपको बताएंगे। यहाँ पर मैं मेम्ब्रेन एक भी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए इस प्रकार से बना दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ क्रोमोसोम्स ही आपको देखने हैं। देखिए इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर होता है, इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये पूछा जाए परीक्षाओं में क्रॉसिंग ओवर कौन सी अवस्था में होता है, पैकेटीन अवस्था में होता है। ओके, और देखिए यहाँ पर एक क्रोमोसोम यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये क्रोमोसोम से, और ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। एक दूसरा मैं यहाँ पर क्रोमोसोम्स बना दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने अलग अलग कलम से इसलिए बनाया है ताकि आपको दिख पाए साफ तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रोमियर है। और ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं, ये दोनों क्रोमेटिड हैं, ये दोनों क्रोमेटिड हैं। कैसे क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड हैं, सिस्टर कैसे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ठीक है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। और ये दोनों कौन कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूर दूर है, यानी अलग अलग सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, तब ये क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। और ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए क्रोमेटिड क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर किन किन के बीच में हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर किन किन के बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है। किसके बीच में, नॉन सिस्टर, यानी इन दोनों के बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यही बात आप नहीं समझ पाते हैं। तो पैकेटीन अवस्था में क्या होता है, पैकेटीन अवस्था में क्लियर क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, आपको यही पता है। और फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं, यानी जिसे हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। देखिए अभी हम एक बात और बताना आपको भूल गए थे। देखिए ये जो दो आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, ये जो दो क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हम क्यों कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स से क्या मतलब होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है एक जैसा क्रोमोसोम्स, उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक जैसा क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई है।
अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसकी थ्योरी को। जो होमोलोगस पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट नेड्यूल बना लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट नेड्यूल यहाँ पर क्या बताया गया है, नेड्यूल, नेड्यूल ये बताया गया है, नेड्यूल, ये नेड्यूल हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ये रेड वाला पार्ट, और यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर नीले क्रोमोसोम्स का पार्ट हो गया। तब हम इसे क्या कहेंगे, ये नेड्यूल बन जाता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट नेड्यूल, यानी इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो गया है, इसे हम रिकॉम्बिनेंट यानी नया बना है एक नेड्यूल। ओके, तो इसीलिए हम इसे रिकॉम्बिनेंट नेड्यूल कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैसा हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, यानी अदला बदली हो जाती है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसकी अदला बदली हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो पैक्टिन अवस्था आपको समझ में आ गई है। इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल इसका एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट नेड्यूल बन जाते हैं। इसको हम रिकॉम्बिनेंट नेड्यूल बोलते हैं, ये दो हैं, इसे हम रिकॉम्बिनेंट नेड्यूल बोलते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए पैक्टिन अवस्था के बारे में, बस इतनी ही जानकारी पैक्टिन अवस्था के बारे में होती है। अब हम डिप्लोटिन अवस्था में देखते हैं, डिप्लोटिन अवस्था में क्या होता है। डिप्लोटिन अवस्था में क्या होता है, देख पा रहे होंगे, ये हमने डिप्लोटिन अवस्था बना रखी है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो गायब होने लगती है, और जो सेंट्रियोल होता है वो यहाँ पर अपोजिट पोल पर आने लगता है, और जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसअपेयर होने लगता है। और जो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है जो कि इन क्रोमोसोम्स को जोड़े रखा था वो भी गायब होने लगा है। वो भी जब गायब होने लगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स दूर दूर होने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थोड़े से बच जाते हैं, थोड़े थोड़े से दूर नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है, ये एक्स टाइप के दिखते हैं, एक्स टाइप के, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है ये एक्स टाइप के दिखते हैं। और क्रॉसिंग ओवर जहाँ पर हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, कॉजमेटा कहते हैं, ठीक है। कॉजमेटा यहाँ पर बन जाता है क्योंकि ये एक्स आकार का दिखाई देता है। इसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है, टर्मिनेशन पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिप्लोटिन अवस्था में होता है। डिप्लोटिन अवस्था में यही है कि साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स एंजाइम कम हो जाता है, जिसके कारण जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दूर दूर होने लगते हैं, जिसे हम टर्मिलाइजेशन कहते हैं, यानी दूर दूर होने लगे हैं इसीलिए। और इसमें क्वाजमेटा बन जाता है, ठीक है। क्वाजमेटा मैंने आपको बताया, क्वाजमेटा एक्स टाइप का होता है। देखिए, जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव जंतु होते हैं, उसमें जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि जब भ्रूण बनता है जिसे हम फीटस कहते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो मियोसिस फर्स्ट हो जाता है वो डिप्लोटिन अवस्था में रुक जाता है। ये अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपेयर होने लगती है, यानी गायब होने लगती है। और जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स थे जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो दूर दूर हो जाते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो केंद्रिका थी वो भी गायब हो चुकी है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई होंगी। देखिए, जो डाइकाइनेसिस है वो क्या है, देखिए डाइकाइनेसिस है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है और जो केंद्रिका होती है वो समाप्त हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, बनने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर मैंने आपको बता ही दिया कि स्पिंडल फाइबर इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पर बनने लगते हैं। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो अधिक संकीर्ण, जिसे हम कॉन्टेक्स्टेड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स अधिक संकीर्ण हो जाते हैं, बहुत ही साफ दिखाई देने लगते हैं, बिल्कुल संकीर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार के देख पा रहे होंगे, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, संकीर्ण दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है डाइकाइनेसिस में, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पर बनने लगते हैं क्योंकि आगे मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डिवाइड होंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए मेटाफेज फर्स्ट स्टेज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मेटाफेज जो स्टेज है इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मेटाफेज जो स्टेज होती है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो भी गायब हो गई और जो केंद्रिका थी वो भी गायब हो गई। यहाँ पर जो सेंट्रियोल थे वो कहाँ पर आ गए हैं, बिल्कुल अपोजिट पोल पर आ गए हैं। और यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर से बने हुए हैं वो यहाँ पर क्रोमोसोम से अटैच हैं। लेकिन जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं, एक ही स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम से अटैच हुआ है, एक ही स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम से अटैच हुआ है। देखिए एक स्पिंडल फाइबर आया, इस पर अटैच हो गया, एक स्पिंडल फाइबर आया, इस पर अटैच हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर अटैच होता है। लेकिन जब आप माइटोटिस के मेटाफेज में देखोगे तो क्या होगा, देखिए ये देखिए, ये है मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट स्टेज और ये है माइटोटिस
की मेटाफेज स्टेज। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें दो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो एक क्रोमोसोम्स पर अटैच होते हैं। दो स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम्स पर अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसके मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में एक स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम्स पर अटैच होता है। क्यों अटैच होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए हम अब बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर इसका मेटाफेज का, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये मेटाफेज फर्स्ट है, इसमें ये क्या है, सेंट्रियोल है और इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने गुणसूत्र हैं, टोटल के टोटल 46 गुणसूत्र हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर डिवाइड नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से मेटाफेज स्टेज में, क्यों मेटाफेज स्टेज में इस प्रकार से यहाँ पर टोटल कितने हैं, 46 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर जुड़ा है, यहाँ कह सकते हो काइनेटोकोर पर जुड़ा है, काइनेटोकोर पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर कहाँ जुड़ा है, काइनेटोकोर पर, जैसा कि मैंने माइटोटिस में बताया था आपको। जो मेटाफेज फर्स्ट है वो तो कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, देखिए ये क्या है, सेंट्रियोल, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो सिकुड़ने लगेंगे, वही प्रक्रिया होगी जिससे माइटोटिस में, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर सिकुड़ेंगे, धीरे धीरे सिकुड़ेंगे, तो क्या होगा, तो ये क्रोमोसोम्स ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स जो ऊपर आ गए और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स थे वो भी अपोजिट पोल पर चले गए, ठीक है। इस प्रकार से अपोजिट पोल पर चले गए। टोटल यहाँ पर 46 गुणसूत्र थे, 23 गुणसूत्र ऊपर आ गए और 23 गुणसूत्र नीचे आ गए, 23 गुणसूत्र ऊपर आ गए और 23 गुणसूत्र नीचे आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया है, जो डिप्लॉयड सेल थी वो हैप्लॉयड सेल में चेंज हो गई। डिप्लॉयड जो सेल थी, यहाँ पर टोटल 46 गुणसूत्र थे, यहाँ पर आधे ऊपर जुड़े हैं आधे ऊपर जुड़े हैं, तो यहाँ पर टोटल 46 गुणसूत्र थे। इसमें क्या हो गया है, आगे एनाफेज फर्स्ट में 23 ऊपर की तरफ चले गए, 23 नीचे की तरफ चले गए। अब ये क्या बन जाएंगे, धीरे धीरे न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। तब इसमें क्या होता है कि जो 46 गुणसूत्र थे वो किसमें चेंज हो गए, दो हैप्लॉयड सेल्स में चेंज हो गए, ठीक है। डिप्लॉयड जो सेल थी वो हैप्लॉयड सेल्स में चेंज हो गई। तो इस प्रकार से इसमें जो मियोसिस फर्स्ट वो कंप्लीट होता है। तो ये मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है और यही बात यहाँ पर बनाई गई है। तो हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए सेल के ध्रुवों के बीच स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूरा हो जाता है। सेल के जो ध्रुव होते हैं, सेल के ध्रुव मैंने आपको बताया था, ये सेल के ध्रुव हैं, ठीक है। सेल के ध्रुवों के बीच स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, निर्माण पूरा हो जाता है मेटाफेज में, ठीक है। मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूरा हो जाता है और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर या आप कह सकते हो काइनेटोकोर पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। काइनेटोकोर पर जब स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैं अभी बता रहा था आपको कि एक क्रोमोसोम्स पर एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, एक क्रोमोसोम्स पर एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, तभी जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो आधी आधी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स पर एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, इसीलिए गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में वही होगा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के प्रत्येक जोड़ा, देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम का प्रत्येक जोड़ा यानी एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम्स का है, ठीक है। तो एक एक क्रोमोसोम विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं, ये सभी क्रोमोसोम्स विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं, 23 ऊपर आ जाते हैं 23 नीचे आ जाते हैं, फिर बाद में ये डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, बस फिर क्या हो जाता है, फिर बाद में ये हैप्लॉयड सेल्स बन जाती है, ठीक है। और टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, टीलोफेज स्टेज में ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो आ जाते हैं और डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो ये डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण कर देते हैं, यहाँ पर जो केंद्रिका होती है वो भी फिर से बनने लगती है और यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी बनने लगती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये हैप्लॉयड सेल्स हो जाती हैं और जो क्रोमोसोम्स ऊपर होते हैं फिर से किस में बदलने लगते हैं, क्रोमेटिन के रूप में बदलने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टीलोफेज में क्या है कि ध्रुव पर उपस्थित गुणसूत्र पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है। ध्रुव पर उपस्थित जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जो गुणसूत्र होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है या आप कह सकते हो केंद्रक झिल्ली, उसका निर्माण हो जाता है
और आप कह सकते हो इसके अंदर जो केंद्रिका होती है उसका भी निर्माण हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस का निर्माण होता है, क्रोमेटिन में चेंज हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो धीरे धीरे क्रोमेटिन में चेंज होने लगते हैं। ये डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो गया है। अब इसमें क्या होना बाकी है, इसमें अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन किस प्रकार से होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, जब तक के लिए आपको मियोसिस सेकंड पढ़ना पड़ेगा। अब इसका जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर मियोसिस सेकंड को देखने वाले हैं। मियोसिस सेकंड को समझने से पहले इंटरकाइनेसिस क्या होती है। इंटरकाइनेसिस देखिए, मियोसिस सेकंड शुरू होने से पहले इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का और क्रोमेटिन का रेप्लिकेशन नहीं होता है। आप या डीएनए कह सकते हो या क्रोमेटिन कह सकते हो, इनका रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। किसमें, मियोसिस सेकंड में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेशन होता है। किसमें, मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर बाद में रेप्लिकेशन नहीं होता है। मियोसिस सेकंड ऐसे ही होता है बिना डीएनए के रेप्लिकेशन के, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड को देख लेते हैं, क्या होती है मियोसिस सेकंड, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूं कि जो मियोसिस सेकंड होती है वो किस प्रकार से होगी। मियोसिस सेकंड इस प्रकार से होगी, जो पहले 46 क्रोमोसोम्स थे वो 23 में बट गए थे, ठीक है। ये किसमें था, मियोसिस फर्स्ट में। ये प्रक्रिया मियोसिस फर्स्ट में हो गई थी। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जब चेंज हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम्स ये, 23 क्रोमोसोम्स ये, 23 क्रोमोसोम्स ये क्या होगा, ये इक्वेशनल डिवीजन होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये मियोसिस सेकंड में प्रक्रिया हो गई, ठीक है। ये मियोसिस सेकंड में प्रक्रिया हो गई। हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में चेंज होना क्या कहलाता है, मियोसिस सेकंड कहलाता है, ठीक है। यानी मियोसिस सेकंड में ये प्रक्रिया होती है। देखिए यह केवल हैप्लॉइड सेल्स में होता है, यानी 23 गुणसूत्र क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र में ही बट जाते हैं, यानी हैप्लॉइड सेल्स में ये होता है। और ये तो आपको पता ही है कि जनन वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ये प्रक्रिया होती है। ये जर्मिनल सेल्स में होता है। जर्मिनल सेल्स मतलब जो जनन वाली कोशिकाएं होती हैं, जैसे शुक्राणु अंडाणु, उसमें होता है, ठीक है। और इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्यों कहते हैं इसे इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स ही निर्माण होती है। 23 गुणसूत्र मदर सेल में थे तो 23 गुणसूत्र डॉटर सेल में होंगे, तब हम इसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या बराबर हो रही है। इसमें सबसे पहला जो फेज आता है प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, इसमें क्रोमेटिन होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो मोटे तथा पतले हो जाते हैं। इसमें जो क्रोमेटिन होते हैं वो मोटे तथा पतले हो जाते हैं प्रोफेज सेकंड में। और जो सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम का मतलब जो सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर बनाने लगते हैं। देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। ये प्रोफेज फर्स्ट है। यहाँ पर ये क्या है, ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। और इसमें जो आप देख पा रहे होंगे जो सेंट्रोसोम है, या आप कह सकते हो सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पर चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने बनाया ताकि दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैं, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर है। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैं और 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैं, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, ओके। हैप्लॉइड सेल्स से ही हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होगा इससे, ठीक है। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम्स पर 2 स्पिंडल फाइबर होंगे। जब इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है प्रोफेज सेकंड में। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, यहाँ पर जो सेंट्रियोल थे वो स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर देते हैं और ये कंडेंस होकर धीरे धीरे क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। वो तो आपको प्रक्रिया पता ही है कि धीरे धीरे कंडेंस होकर ये क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। फिर क्रोमोसोम्स बीच रेखा में आ जाते हैं, इस प्रकार से बीच रेखा में आ गए। और यहाँ पर जो सेंट्रियोल है वो इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से ये सेंटर में आ गए, यानी इक्वाटर पर आ गए, बीच रेखा पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर 2 स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम्स से जुड़े हुए हैं, 2 स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम्स से, ठीक है। तो ये मेटाफेज में होता है। अब इसमें क्या होगा, ये 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैं और 23 क्रोमोसोम्स ही यहाँ पर हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये बीच से फट जाएंगे, ठीक है। बीच से फट जाएंगे तो इनका सेंट्रोमियर अलग हो जाएगा और इसका भी सेंट्रोमियर अलग हो जाएगा, तो 23 बट जाएंगे फिर से। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए मेटाफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है, ये बीच से जब फटेगा एनाफेज में तो क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार सा हो जाएगा, देखिए इस प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमोसोम्स था, हम मान लेते हैं कि मेटाफेज में एक क्रोमोसोम्स था इस प्रकार का, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच है। जब ये फटेंगे एनाफेज में तो क्या होगा, एक क्रोमोसोम्स ये हो जाएगा, एक क्रोमोसोम्स ये हो जाएगा, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स ये हो जाएगा, एक क्रोमोसोम्स ये हो जाएगा। इसका जो सेंट्रोमियर है वो अलग हो जाएगा और इसका भी सेंट्रोमियर अलग हो जाएगा। तो भी कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 गुणसूत्र हो जाएंगे। यहाँ पर 1 गुणसूत्र था, यहाँ पर 2 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है, एनाफेज स्टेज में। यहाँ पर यही बात लिखी गई है, देखिए यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैं, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ हैं। अब ये फटेंगे, देखिए अब एनाफेज स्टेज में ये बीच से फटेंगे तो क्या हो जाएंगे, देखिए 23 यहाँ पर हो गए, 23 यहाँ पर हो गए, 23 यहाँ पर, 23 यहाँ पर, ठीक है। इनका सेंट्रोमियर होता है वो अलग अलग हो जाता है, तभी हम इसे एक क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तभी बीच से फट जाते हैं, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं और बीच से ये फट जाते हैं। बीच से जब फट जाते हैं तब ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब आ जाती है तब इस प्रकार के हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन के रूप में फिर से चेंज हो जाते हैं, जो धागेनुमा संरचना होती है उनके रूप में फिर से चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है और साथ में जो केंद्रिका होती है वो भी उपस्थित हो जाती है, ठीक है। तो 4 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है, या आप कह सकते हो 4 हैप्लॉइड का निर्माण हो जाता है। 4 हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई होते हैं, ये आप कह सकते हो 4 हैप्लॉइड केंद्रक का निर्माण होता है। फिर बाद में ये क्या हो जाता है, इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है उसका विभाजन हो जाता है। फिर बाद में जो सेल्स होती है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। अभी हम आपको इसका जो साइटोप्लाज्म है, यानी आप कह सकते हो जो कोशिका द्रव्य विभाजन है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होता है। तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। मियोसिस सेकेंड में क्या हो रहा है कि यह केवल हैप्लॉइड सेल्स में होता है, आपको पता है 23 जो गुणसूत्र होते हैं उसमें ही ये डिवीजन होता है। और ये किस में होता है, जर्मिनल सेल्स में होता है। जर्मिनल सेल्स जो जन्म वाली कोशिकाएं होती हैं, जो शुक्राणु अंडाणु होते हैं, उसमें ही होता है। और इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। देखिए 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर थे, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स थी और इससे क्या बनी, हैप्लॉइड ही सेल्स बनी। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। प्रोफेज फर्स्ट मैंने आपको बताई थी। मेटाफेज फर्स्ट में 1 क्रोमोसोम्स पर 2 स्पिंडल फाइबर होते हैं, 1 क्रोमोसोम्स पर 2 स्पिंडल फाइबर, देख पा रहे होंगे, तभी तो ये बीच से फटेंगे, ओके। अब हम इसकी थोड़ी सी और थ्योरी को पढ़ते हैं। और एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड ये अलग अलग हो जाते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं एनाफेज स्टेज में, ठीक है। एनाफेज स्टेज में अलग अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल पर मूव करते हैं। और ये अपोजिट पोल पर यानी ये विपरीत ध्रुव पर ये मूव करने लगते हैं, चले जाते हैं। और टीलोफेज सेकंड में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जो केंद्रिका होती है उसका फॉर्मेशन होने लगता है, केंद्रिका होने लगती है और इसका फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो 4 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। फिर बाद में इसमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो हो जाता है, ठीक है। अभी हम कोशिका द्रव्य का विभाजन देखेंगे। देखिए टीलोफेज में क्या होता है, जो फॉर्मेशन होने लगता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस का, ओके। और इसमें 4 डॉटर सेल बनती हैं, क्या बनती हैं, 4 डॉटर सेल बन जाती हैं। टीलोफेज अवस्था में देख पा रहे होंगे 4 डॉटर सेल बन जाती हैं, या आप कह सकते हो 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और क्रोमोसोम्स की जो नंबर होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, या आप कह सकते हो बराबर रहती है। और साइटोकाइनेसिस अब इसके बाद होगा। देखिए अब हम देखने वाले हैं, जो देखिए मियोसिस फर्स्ट में टीलोफेज फर्स्ट था, इसका साइटोकाइनेसिस देखेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मियोसिस सेकंड है, इसका जो टीलोफेज है, इसमें किस प्रकार से साइटोकाइनेसिस होता है वो देखेंगे। देखिए साइटोकाइनेसिस को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है सुसेसिव, एक बांटा है सिमल्टानस, ठीक है। तो 2 भागों में ये बांटा गया है साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सुसेसिव किस प्रकार से यहाँ पर इसका कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट में जो डिप्लॉयड सेल थी, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, इस प्रकार से ये 46 क्रोमोसोम्स थे, ओके। और यहाँ पर ये फिर हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाती है, किसमें, टीलोफेज अवस्था में। टीलोफेज अवस्था में इस प्रकार से हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाती है। अब इसका हमें कोशिका द्रव्य विभाजन करना है, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य इसका विभाजन करने के लिए या तो हम बीज से कर सकते हैं, इस प्रकार से कोशिका द्रव्य विभाजन इसका हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे जो टीलोफेज अवस्था थी मियोसिस फर्स्ट में, इसको हम बीज से भी डिवाइड कर सकते हैं, ओके। और फिर बाद में जो मियोसिस सेकंड अवस्था आती है, मियोसिस सेकंड में ये 4 डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, 4 डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं। इनको हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, इनको इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम बीच से भी इस प्रकार से डिवाइड करके फिर बीच से हम इसको इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं।
तो जो सुसेसिव होता है वो इसी प्रकार से कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है। इसमें मियोसिस फर्स्ट में जो डिप्लॉइड सेल थी वो हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो गई। अब हैप्लॉइड सेल से हम जब विभाजन करेंगे कोशिका द्रव्य का, तब इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर मियोसिस सेकेंड होती है, मियोसिस सेकेंड में यहाँ पर 4 डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, इनको डिवाइड करने के लिए इस प्रकार से करते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर इसका विभाजन हो जाता है। तो 4 डॉटर न्यूक्लियाई इस प्रकार से डिवाइड हो जाते हैं। यदि हम बात करते हैं सिमल्टेनियस की, इसमें किस प्रकार से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इसमें जो डिप्लॉइड सेल्स होती है उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है। 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होने के बाद फिर क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड में फिर किस प्रकार से कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। मियोसिस सेकेंड में तो 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन के फिर सीधे साइटोकाइनेसिस होता है। फिर बाद में इस प्रकार से यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। मियोसिस फर्स्ट में यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, डायरेक्ट सीधे मियोसिस सेकेंड में ही कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो इस प्रकार से सिमल्टेनियस विधि के द्वारा साइटोकाइनेसिस विभाजन होता है और ये सुसेसिव विधि के द्वारा साइटोकाइनेसिस विभाजन होता है। तो इस प्रकार से मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन माइटोटिक एंड मियोसिस सेल डिवीजन, यानी जो समसूत्री विभाजन होता है और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो हम देखने वाले हैं। अब देखिए, माइटोटिस यानी समसूत्री विभाजन और मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या डिफरेंस इसमें होता है, क्योंकि डिफरेंस भी पूछ सकता है परीक्षाओं में। देखिए, जो माइटोटिक होता है सेल डिवीजन, ये बॉडी सेल्स में होता है। जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, दैहिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें ये माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। जैसे स्किन सेल होती है, स्किन सेल यदि कट जाती है, टूट जाती है, तब इसमें ये माइटोटिक सेल डिवीजन होकर वो फिर से रिपेयर होती है। नर्व सेल जो होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। लेकिन पूरा माइटोटिक सेल डिवीजन नहीं होता है। G1 फेज हो जाती है, लेकिन फिर बाद में G1 होने के बाद G0 फेज में चली जाती है नर्व सेल। फिर बाद में उसमें कभी भी डिवीजन नहीं होता है, निलंबित कर देती है सेल डिवीजन को, ठीक है, या आप कह सकते हो सस्पेंड कर देती है। अब यहाँ पर यदि हम देखें मियोसिस में क्या होता है, ये तो किस में होता है, बॉडी सेल्स में, या आप कह सकते हो सोमेटिक सेल्स में होता है। हिंदी में कहें तो दैहिक कोशिकाओं में होता है। और मियोसिस जो होता है वो किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। जो जनन वाली कोशिकाएं होती हैं उसमें ये होता है। जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ये कैसी हैं, जनन वाली कोशिकाएं हैं। इसी में क्या होता है, ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर माइटोटिस सेल डिवीजन का दूसरा अंतर, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन। जो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर जीव होते हैं जिसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो सबसे ज़्यादा एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा, यानी मुकुलन के द्वारा, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस प्रकार से, स्पर्म एंड ओवा होता है, जिसके कारण जो मेल एंड फीमेल होते हैं, मेल में क्या होता है स्पर्म और जो फीमेल होती है उसमें ओवम होते हैं। तो इसीलिए इसी से पता लग जाता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, माइटोटिस में एक बार कोशिका का विभाजन होता है, एक बार सिर्फ होता है कोशिका का विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजित हो जाती है। लेकिन मियोसिस में 2 बार कोशिका का विभाजन होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर चौथा जो अंतर होता है, इसमें 2 डॉटर सेल बन जाती हैं, ठीक है, 2 डॉटर सेल बनती हैं। लेकिन मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती हैं, जो कि कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। और जो 5वां अंतर है, डॉटर सेल डिप्लॉइड होती हैं। माइटोटिस में जो डॉटर सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है 46, ठीक है। और जो मियोसिस में जो डॉटर सेल बनती है वो कैसी होती हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है, 23 होती है, यानी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम छठा जो अंतर देखें उसमें क्या होता है, वे आनुवांशिक रूप से समान होती हैं। जो कोशिकाएं बनती हैं वो आनुवांशिक रूप से समान होती हैं, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस में डॉटर सेल आनुवांशिक रूप से समान नहीं होती हैं। जो डॉटर सेल बनती हैं, हैप्लॉइड सेल्स, वो क्या होती हैं, आनुवांशिक रूप से समान नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, इसीलिए समान नहीं होती हैं। लेकिन जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जिसके कारण जो क्या होती हैं, आनुवांशिक रूप से ये समान होती हैं सेल्स, ओके।
और यहाँ पर जो सातवां अंतर होता है, इसमें 4 स्टेज डिवीजन होता है, यानी 4 स्टेज में डिवीजन हो जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जो मियोसिस होता है इसमें 2 राउंड में डिवीजन होता है, इसमें टोटल 8 स्टेज होती हैं। मियोसिस फर्स्ट में ये स्टेज होती हैं और मियोसिस सेकंड में ये स्टेज होती हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर 8वां जो अंतर होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोटिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और जो मियोसिस होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाटीन अवस्था में ये क्रॉसिंग ओवर होता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। माइटोटिस में क्या होता है कि प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज जो स्टेज होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, काफ़ी जल्दी समाप्त हो जाती है। लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो काफ़ी लॉन्गर होती है, काफ़ी बड़ी होती है। इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं जिसके कारण ये काफ़ी बड़ी होती है। और 10वां जो पॉइंट है, बॉडी में टूटे हुए अंग का रिपेयर, ये रिपेयर में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो माइटोटिस होता है बॉडी में टूटे फूटे अंग का रिपेयर करती है, ठीक है, रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो यदि बॉडी कहीं से यदि टूट जाती है या आप कह सकते हो कहीं चोट लग जाती है तो उसकी जो रिपेयर होती है वो कौन करता है, माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा ही रिपेयर होती है, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन में ये क्या करता है, ये गैमीट में हेल्प करता है, गैमीट जो युग्मक होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है, यानी जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं इनको बनाने में हेल्प करता है। तो ये होता है मियोसिस एंड माइटोटिस सेल डिवीजन में अंतर क्या होता है। ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेशन ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, यानी इसका महत्व क्या है, जो अर्धसूत्री विभाजन है इसका क्या महत्व है या आप कह सकते हो इसका क्या कार्य है, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, इसमें जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, लिंग कोशिकाएं होती हैं, या आप कह सकते हो जो युग्मक होते हैं उनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लिंग कोशिकाओं का निर्माण होता है या आप कह सकते हो युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी आपके सिंपल भाषा में कह सकते हो इसमें स्पर्म एंड ओवम का निर्माण होता है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है, क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर से विभिन्नता उत्पन्न होती है। जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, जब तक संतानों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी, वेरिएशंस नहीं उत्पन्न होंगे, ओके। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है जिसके कारण संतानों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। और यहाँ पर अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि इसका जो मुख्य योगदान होता है मियोसिस का, वो क्या होता है, लैंगिक प्रजनन करवाता है। जो इसका मुख्य योगदान होता है लैंगिक प्रजनन के लिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी के द्वारा हो पाता है, मियोसिस के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पर्म एंड ओवम बनता है। और अगला पॉइंट है, गुणसूत्र की संख्या कैसी रहती है, आधी रहती है। यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। और ये वेरिएशंस एंड म्यूटेशंस उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा जिसके कारण इसमें परिवर्तन होता है, संतानों में परिवर्तन होता है। और वेरिएशंस का मतलब इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसको ये नियंत्रित करता है, कौन, मियोसिस, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से मियोसिस होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल को नियंत्रित करता है क्योंकि यही क्या करता है, स्पर्म एंड ओवम का निर्माण करता है, यही लैंगिक प्रजनन करवाता है और इसी के द्वारा ही विभिन्नता उत्पन्न होती है, इसमें क्रॉसिंग ओवर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जानकारी है यहाँ पर। यदि आप सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।